माय डियर फ्रेंड्स, मैं विजय बहादुर श्रीवास्तव एमएल श्री फिनसर्व की निवेश की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड स्कीम्स की कैटेगरी के बारे में। जब कोई नया निवेशक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने आता है तो 48 एएमसीज के 1800 स्कीम्स को देख करके कंफ्यूज कर जाता है कि किस स्कीम में इन्वेस्ट करें। आज हम उसी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। हमारा ये मानना है कि यदि म्यूचुअल फंड स्कीम्स की कैटेगरी के बारे में ठीक से समझ लिया जाए तो हमें अपना निर्णय लेने में बहुत आसानी हो जाएगी। म्यूचुअल फंड स्कीम्स को ब्रॉडली 3 कैटेगरी में बांटा गया है: इक्विटी फंड, डेट फंड एंड हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड का मतलब होता है कि जब भी हम इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा पैसा हमारे कैपिटल मार्केट में लिस्टेड 6000 कंपनीज में किसी भी कंपनीज में लग सकता है। हम इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करके शेयर्स परचेज कर रहे हैं। दूसरी तरफ डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो समझिए कि हम अपने बॉन्ड मार्केट में लिस्टेड गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉरपोरेट बॉन्ड, बैंकिंग बॉन्ड, लिक्विड पेपर, ट्रेजरी बिल इत्यादि जो इंटरेस्ट बेरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं होता है। और तीसरी कैटेगरी है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड का मतलब होता है इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन। हम थोड़ा इक्विटी ले रहे हैं और थोड़ा डेट इसका कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। अब इन तीनों कैटेगरीज के तीनों कैटेगरीज के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आइए हम इक्विटी के डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विटीज़ के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इक्विटी फंड को ब्रॉडली 3 कैटेगरी में बांटा गया है: लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड। लार्ज कैप का क्या मतलब हुआ? हिंदुस्तान के कैपिटल मार्केट में लिस्टेड 6000 शेयर्स जो हैं उसमें से सबसे बड़ी 100 कंपनीज को हम लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। लार्ज कैप कंपनीज के शेयर्स के भाव बहुत कम फ्लक्चुएट करते हैं। इसमें शेयर का भाव बहुत तेज़ी से बढ़ता घटता नहीं है। इसलिए 1 साल से 3 साल का अगर हमारे पास पैसा है तो हम लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके हम 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है मिड कैप। टॉप की 100 बड़ी कंपनियों के बाद की जो 150 बड़ी कंपनियां हैं उसको हम मिड कैप कंपनीज कहते हैं। मिड कैप कंपनीज के शेयर्स का भाव लार्ज कैप की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल होता है, थोड़ा ज़्यादा बढ़ता घटता है। अतः यदि हमारे पास 3 साल से 5 साल का पैसा है तभी हमको मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। मिड कैप में इन्वेस्ट करके हम लार्ज कैप से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी है स्मॉल कैप। टॉप की 100 और उसके बाद की 150 बड़ी कंपनी, मतलब 250 बड़ी कंपनीज के बाद की जितनी भी कंपनीज हैं उसको हम स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। स्मॉल कैप कंपनीज में शेयर्स के भाव बहुत तेज़ी से बढ़ते घटते रहते हैं। इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमारे पास यदि 5 साल से 7 साल का पैसा है तभी स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। स्मॉल कैप में चूँकि हम 5 साल से 7 साल स्टे कर रहे हैं इसलिए लार्ज कैप और मिड कैप से थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से अगर इन तीनों चीज़ों को समझ के अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो सकता है। नॉट ओनली दिस, इन तीनों कैप्स के कॉम्बिनेशन से भी 3 कैटेगरी पैदा होती हैं: लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। लार्ज एंड मिड कैप में थोड़ा लार्ज कैप और थोड़ा मिड कैप का कॉम्बिनेशन होता है। मल्टी कैप में 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप होता है। बाकी 25% फंड मैनेजर अपने विवेक के अनुसार किसी भी कैप में बढ़ा या घटा सकता है। इस तरह से मल्टी कैप में इन्वेस्ट करके हम तीनों कैप में इन्वेस्टमेंट पा जाते हैं और उसके हिसाब से हमारा रिटर्न बनता है। और तीसरी कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है कि तीनों लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किसी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है। यह पूरी तरह से फंड मैनेजर पर निर्भर करता है। हम पूरी तरह से फंड मैनेजर को छूट देते हैं, फंड मैनेजर पूरी तरह से फ्लेक्सिबल होता है
किसी भी कैप में अपने हिसाब से इन्वेस्ट करता है और अपने रिसर्च और अपने एक्सपीरियंस के आधार से चीज़ों को अच्छा करने की कोशिश करता है और एक अच्छा रिटर्न बनाने की देने की कोशिश करता है। इसलिए अगर हम फंड मैनेजर पर विश्वास करते हैं तो हम और हमारा पैसा 3 साल से 5 साल के लिए है तो हम फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद कुछ थीमेटिक और सेक्टोरियल फंड्स भी होते हैं, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, डिफेंस फंड्स, इंफ्रा एंड पावर फंड्स, पीएसयू फंड्स। ये जो थीमेटिक और सेक्टोरियल फंड्स होते हैं ये किसी पर्टिकुलर थीम या पर्टिकुलर सेक्टर में ही काम करते हैं। जैसे कि अगर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में फंड में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा पैसा सिर्फ बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करने वाली कंपनीज में ही इन्वेस्ट हो सकता है। उसी तरह से फार्मा या हेल्थ केयर में कर रहे हैं तो हमारा पैसा सिर्फ फार्मा या हेल्थ केयर की कंपनीज में ही इन्वेस्ट हो सकता है। यह थोड़ा रिस्की फंड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम ऑफ एंट्री और टाइम ऑफ एग्जिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम टाइमली इंटर करें और टाइमली एग्जिट करें तभी इसमें रिटर्न बनता है। नो डाउट इसमें रिटर्न अच्छा बन सकता है, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने से पहले हमको अपने फंड एडवाइजर के साथ ज़रूर डिस्कस कर लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे सोल्यूशन फंड। सोल्यूशन फंड्स में आपके रिटायरमेंट के लिए अगर कुछ पैसा रखना है तो रिटायरमेंट फंड यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर अपने बच्चे की पढ़ाई, उसकी शादी विवाह के लिए पैसा रखना है तो आप एक चाइल्ड केयर फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमारा मानना है कि अगर इन फंड्स के रिस्क प्रोफाइल, इसके पर्पज को समझ करके अगर हम इन्वेस्ट करें तो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन बहुत सही हो सकता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डेट स्कीम्स के टाइप के बारे में और हाइब्रिड स्कीम के बारे में। थैंक यू।